नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एडिटोरिया के हम 5000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है हमने। इसका सेट 3 और सेट 4 कराने वाले हैं। आज हम सेट 1 और सेट 2 का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं कल, तो आज उसी सीरीज़ में सेट 3 और सेट 4 कराएंगे। तो एक सेट में 50 क्वेश्चंस लगभग होते हैं और इस तरह से हम 100 क्वेश्चन डेली कराते हैं और उसके नीचे से जो स्मरणीय तथ्य दिए रहते हैं हर अलग अलग टॉपिक्स के, उनको भी हम कवर कराते हैं। तो ये हमारी वीडियो सुपर टेट, टेट और एसएससी ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो कौन सा इसमें सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो कौन सी सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगा, ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी? तो कौन से एक्ट पे कार्रवाई की गई थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत? तो वो कार्रवाई की गई थी भारत मेहर पे। ठीक है, भारत मेहर पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? जो इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र था, ये किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? तो ये संपादित किया गया था मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट हमारा कि बाल हत्या या किस प्रेसिडेंस में अधिक थी? जो बाल हत्या थी, ये भी इसमें बाल हत्या की जो प्रथा थी वो किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो बाल हत्या की प्रथा बंगाल प्रेसिडेंसी में अधिक थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेशमी रूमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? जो रेशमी रूमाल षड्यंत्र है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से संबंधित। किससे? मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से संबंधित। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, असहयोग आंदोलन के लिए किस प्रस्ताव जो असहयोग आंदोलन के लिए जो प्रस्ताव था वो किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था ये आप कमेंट करके बताएंगे, और कहाँ हुआ था ये भी बताएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? कौन सा एक इनमें से स्टेटमेंट है जो पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा कि ये एक बंद तंत्र है, ये इसके बारे में सही नहीं है। ठीक है, बाकी इसकी अपनी उत्पादकता होती है, ये बात सही है। ये एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये भी सही है। और ये एक कार्यशील इकाई होता है, ये भी सही है। ये एक बंद तंत्र नहीं होता है। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? तो कौन है ये प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, पश्चिमी घाट एक प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, देखेंगे कि किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? किस चक्र के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है सौर विकिरण की? तो इसका राइट आंसर होगा जल चक्र। जल चक्र में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है, गौतम बुद्ध के संघ में भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? इन्होंने कहाँ पे दी थी ये स्त्रियों का प्रवेश? सर्वप्रथम कहाँ पे कराया था? तो वो कराया था वैशाली में। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये बताना है। ये पाया जाता है मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ये ऑप्शन देखो पैट में भी पूछा गया था कि कितनी बेहतरीन बुक है ये, डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, ये बताना है कि इस दिन क्या होता है 3 जनवरी को जब उपसौर की घटना होती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। ये जो पृथ्वी और सूर्य की दूरी होती है ये सबसे न्यूनतम होती है इस दिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी भूकंप तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं? ये बताना है। तो कौन सी भूकंप तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं? तो वो होती हैं एल तरंगें। एल तरंगें जो होती हैं वो सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन सही सुमेलित है ये बताना है।
तो इसका राइट आंसर होगा मैगिनाट रेखा। ये फ्रांस और जर्मनी के बीच है, यही सुमेलित है। और जो रेड क्लिफ है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। और डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है, ठीक है। और हिंडनबर्ग रेखा ये आप कमेंट करके बताएं कि किस और किसके बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला, यानी 15 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया था? कौन से अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया? तो क्वेश्चन 16 का ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 को, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा जो संविधान सभा थी इसका गठन हुआ था? किस योजना के आधार पर हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पे। 17 का ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये बताना है हमको हमारा कौन सा कथन सही होगा क्वेश्चन नंबर 19 में। तो इसमें है फर्स्ट कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। तो ये कह रहे हैं कि जब राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू है तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल सही हमारा कथन है। और नेक्स्ट कथन 2 है कि राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद के द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं हमारे। तो 19 का सी हो गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये बताना है हमें। तो इसका राइट जो आंसर है वो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से। अनुच्छेद 54 का संबंध राष्ट्रपति के निर्वाचन से है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन गलत है, ये बताना है। तो ये हमारा इसका राइट आंसर होगा 21 का सी। क्या होगा? 21 का सी, यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया गया जाता है, जबकि पेंशन भारत को संचित निधि से दिया जाता है। यही हमारा गलत ऑप्शन होगा, ठीक है। और सॉरी ये एक मिनट। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 22। हमारा क्या है कि वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। वित्त आयोग के संबंध में विचार करना है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद और 2 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। और थर्ड स्टेटमेंट है इसकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। तो इसमें हमारे कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं ये बताना है। तो इसके हमारे फर्स्ट ऑप्शन सही है एक तो, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट सही है। और बाकी इसीलिए हमारा इसका आंसर जो हो गया वो हो गया 22 का बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? तो ये हमारे वैधानिक तरलता अनुपात ये भी है, ठीक है। इसको बोलते हैं SLR। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये है नगद आरक्षण अनुपात, ये भी है। और खुले बाजार की प्रक्रिया यानी OMR, ओपन मार्केट जो प्रक्रिया होती है इसके बारे में बात की जाती है इसमें। तो इसका हमारा 23 का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है इसका मुख्य उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। तो 24 का सी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? तो वो है NK सिंह समिति से संबंधित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो कौन सा संस्थान सिफारिश करता है MSP के बारे में? तो ये बताना है हमें। इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग।
26 का ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है सीता अध्यक्ष का संबंध था। सीता अध्यक्ष का संबंध किससे था? तो सीता अध्यक्ष का संबंध था भूमिकर विभाग से। किससे? भूमिकर विभाग से। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। जो कश्मीर का क्षेत्रीय इतिहास है इसका सजीव वर्णन हमको राजतरंगणी में मिलता है, यानी 28 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? तो सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत किसने की थी? तो वो की थी बलबन ने। किसने? बलबन ने। तो 29 का ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है उतबी कौन था? उतबी कौन था? तो ये एक इतिहासकार थे। 30 का ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, शेरशाह के बारे में कौन असत्य है? शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है। ये असत्य कथन है, बाकी शेरशाह के बारे में ए और बी और डी तीनों ही सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 32 है किस प्रसिद्ध शासक के दौरान अमुक्त माल्यद लिखी गई है? किस प्रसिद्ध शासक के दौरान अमुक्त माल्यद लिखी गई है ये बताना है। तो ये कृष्णदेव राय के समय में लिखी गई है। तो 32 का ऑप्शन सी होगा। और क्वेश्चन नंबर 33 है दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? तो वो शासन किया था बहलोल लोदी ने। ठीक है। और 33 का ऑप्शन ए सही होगा। 34 है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा पदार्थ ऐसा है जो केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये प्रोटीन है, यानी 34 का ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं? जो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं होती हैं वो क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे संपन्न होती हैं ये बताना है। तो ये ग्रेना में संपन्न होती हैं। कहाँ पे? ग्रेना में, यानी ऑप्शन 35 का क्वेश्चन 35 का हमारा ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे कि हेलोफाइट्स ये क्या होते हैं? हेलोफाइट्स जो होते हैं वो वे पौधे होते हैं जो लवड़ों वाली जो मिट्टी होती है उसमें उगते हैं। ठीक है। जो लवड़ों वाली मिट्टी में उगते हैं उनको कहते हैं हेलोफाइट। क्वेश्चन नंबर 37 है कि कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? कौन सा टेस्ट किया जाता है एड्स के लिए? तो एक तो किया जाता है ये PCR और एक किया जाता है CD4, एक किया जाता है एलिसा। ये जो रीपा है ये नहीं किया जाता है। तो इसका राइट जो हमारा ऑप्शन हो गया 37 का वो हो गया डी, यानी 1, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है? कि कह रहे हैं कोई सी एंटीबॉडी नहीं होती है, नहीं पे फोकस करना है। तो किस में नहीं होती है? वो होती है सी, यानी ए और बी में नहीं। ए बी जो होता है उसमें नहीं होती है। ए और ए में होती है, बी में होती है, ओ में होती है, लेकिन ए भी ऐसा है इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 39 है ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक सही नहीं है? बताना है कि ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी पीलिया। ठीक है। तो 39 का ऑप्शन होगा बी। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसका आवेश किसके बराबर होता है? तो इसका आवेश 2 प्रोटॉनों के बराबर होता है। 40 का ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है न्यूटन के किस गति से जो नियम है न्यूटन का उसके गतिकी के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? ये बताना है हमको कि न्यूटन के किस गतिकी के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो ये हमें प्राप्त होता है द्वितीय गतिकी के नियम से। तो 41 का ऑप्शन बी सही होगा। सिलिकॉन जर्मेनियम कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधात्मक ताप पड़ने पर क्या होता है? तो सिलिकॉन जर्मेनियम कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधात्मक जो प्रतिरोधकता जो होती है वो ताप इसका बढ़ने पर क्या होती है? ठीक है। तो प्रतिरोधकता क्या बढ़ेगी या घटेगी ये बताना है। तो इसकी प्रतिरोधकता घटती है, यानी सिलिकॉन जर्मेनियम और कार्बन जो हैं इनके पदार्थों की प्रतिरोधकता है वो ताप बढ़ने पर घटती है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 कि निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। तो किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, वो होते हैं पोलोनियम के। और नेक्स्ट 44 है हमारा, हाइड्रोजन को जलाने में क्या बनेगा। जब हाइड्रोजन को हम जलाएंगे तो हमें पानी प्राप्त होगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगी, H2O, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है ग्राफीन क्या होता है। तो ग्राफीन क्या होता है ये बताना है। तो जो ग्राफीन होती है वो कार्बन का नैनो प्रतिरूप होती है, यानी 45 का ऑप्शन बी सही होगा। और 46 है विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 कि प्लाज्मा, ये सुमेलित करने हैं हमको। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान दे रखा है और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान दे रखा है। ये 4 संस्थान दिए हुए हैं, इनको मिलाना है कि कौन सा संस्थान कहाँ पे है। तो आइए मिलाते हैं। इसका 47 का राइट आंसर डी दिया हुआ है, ठीक है, यानी ए का पहला है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, गांधीनगर में। और जो हमारा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये पणजी में है। और जो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है ये दिया हुआ है मैसूर में। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है ये दिया है नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 48। तो 48 है हमारा, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है। तो पंचरात्र जो है इसका संबंध है, ऑप्शन ए इसका सही होगा, यानी वैष्णव धर्म से इसका संबंध है पंचरात्र का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो कौन से भारतीय ऐसे हैं। तो इनको वेंकटरमन रामकृष्ण, यानी 49 का ऑप्शन ए सही होगा। ये एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी हैं, वो किस राज्य की रहने वाली हैं। तो ये रहने वाली हैं बिहार की। कौन से राज्य की, बिहार की, ऑप्शन ए सही होगा इसका। तो आइए देखते हैं क्या है आगे। स्मरणीय तथ्यों के बारे में बात की गई है, आगे देखेंगे क्या क्या है। पहला हमें इसमें दिया है ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद के बारे में तथ्य देखेंगे। ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है, सही बात है, ये सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है, होत्र कहा जाता है। और इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। वेद के जो 9वें मंडल है उसमें सोम देवता का उल्लेख है। और वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण या कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के बारे में उल्लेख मिलता है। इस वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है, ऋग्वेद में। इस वेद में गाय को अगन्या कहा गया है। क्या कहा गया है, गाय को अगन्या। नेक्स्ट है यजुर्वेद के बारे में। इन ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहा गया है, यजुर्वेद में कहा गया है अर्धयुग। क्या कहा गया है, अर्धयुग कहा गया है। और यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन हमें यजुर्वेद में मिलता है। क्या, यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है और ये गद्य एवं पद्य दोनों में है। एकमात्र वेद ये यजुर्वेद है जो हमें गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। नेक्स्ट है सामवेद। ये जो सामवेद है इसमें क्या है, इसके ऋचाओं को पढ़ने वालों को उर्ध्रात कहा गया है। क्या, उर्ध्रात कहा गया है। और इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, सामवेद को। नेक्स्ट है अथर्ववेद। इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख किया गया है अथर्ववेद में। और इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये भी पूछ सकता है हमसे कि प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन सी थीं। तो सभा एवं समिति थीं। और ये कहाँ कहा गया है, ये अथर्ववेद में कहा गया है। नेक्स्ट, वेदों की संख्या कितनी है। तो 4 है। वेदांग की संख्या 6 है। और पुराणों की संख्या 18 है। और उपनिषदों की संख्या 108 है। ठीक है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। ये हमारा सेट 3 कंप्लीट हो गया। इसमें जो स्मरणीय तथ्य ये भी हमने देख लिए। अब नेक्स्ट हम अपना सेट 4 स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं सेट 4। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सेट 4 का कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया।
तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ये पारित किया गया 1986 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है? कौन से कृत्रिम पारितंत्र है ये बताना है हमें। तो ये पारितंत्र है हमारा बगीचा। बाकी वन, समुद्र और झील ये एक नेचुरल पारितंत्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? कौन सी गैस ऐसी है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो राइट आंसर है हमारा जलवाष्प। ठीक है, ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं वो भारत के सर्वाधिक भाग में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि हिमालय के इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बताना है कि कौन सा सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। क्या ये सही है? ये भी बताना है। और बताना है कि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। तो ये बताना है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है कि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में विविधता अधिक पाई जाती है, जबकि हमारा ऑप्शन 2 गलत है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो गया 6 का ए। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 7 है कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? तो अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो है वो है नर्मदा, और ये ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। ठीक है, अरब सागर में गिरती है। चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? वो होती है अम्लीय मृदा, जो होती है अम्लीय मृदा, यानी ऑप्शन ए सही होगा, 8 का ए। और क्वेश्चन नंबर 9 है, मानसून निवर्तन क्या होता है? मानसून निवर्तन से क्या तात्पर्य है? तो मानसून निवर्तन से तात्पर्य है कि उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी, ठीक है, जो मानसून उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी वाला जो होता है उसको मानसून निवर्तन कहते हैं। और क्वेश्चन 10 है, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो वेनेजुएला की राजधानी है काराकस। क्या है वेनेजुएला की राजधानी? काराकस। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो इसका सुमेलित नहीं है अमेरिका बागियों, इससे संबंधित नहीं है। तो भारत में चक्रवात कहा जाता है, ये चक्रवात से संबंधित है एक्चुअली। तो भारत में चक्रवात कहा जाता है उसको, चीन में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में विली, जबकि अमेरिका का ये बागिया नहीं कहा जाता है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, कमेंट करके बताएं अमेरिका में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोरल रीफ या प्रवाल भित्तियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति जो पाई जाती है वो मुख्यतः पाई जाती है कर्क एवं मकर रेखा के बीच, ऑप्शन सी। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है मौलिक कर्तव्यों से। स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है 14 का सी सही है, अनुच्छेद 42 में किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न में से जो कथन है उन पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में हमें कथन दिए हुए हैं। ठीक है, देखेंगे इसको। यह है कि फर्स्ट है, इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो आयु तक होता है। और सेकंड है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। थर्ड है, इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होती हैं। इसमें कौन सा कथन गलत है ये देखना है। तो तीनों ही कथन जो हैं वो गलत हैं, यानी 15 का ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 15%, यानी 16 का ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ये रिट जारी करना आता है ऑप्शन बी, न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, दल बदल अधिनियम जो संबंधित है वो कौन से संशोधन से संबंधित है? ये कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था और 1985 में। कब? 1985 में इसको पारित किया गया था, यानी 18 का ऑप्शन बी सही है।
और क्वेश्चन नंबर 19 है कि सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा चुना गया या किस अधिनियम के द्वारा लिया गया, तो वो लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्य का उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है, तो वो अनुच्छेद 78 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम के नाम से जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, ये जाना जाता है दक्षिणी कोरिया को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 विश्व जल संरक्षण दिवस, ये हम कई बार हमने बताया करंट के क्लास में, ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को जल संरक्षण और 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस और 22 मई को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है 22 मई को, जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जो अनुमोदन है वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ है ये बताना है, तो बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 कांग्रेस की कार्यसमिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया। कांग्रेस की कार्यसमिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव जो पारित किया गया था वो किया गया था 14 जून 1947 को, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया, तो ये किया गया लॉर्ड वेवेल के द्वारा। ठीक है, मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन्हें कब फांसी दे दी गई, तो उनको फांसी दे दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा है, तो बहावी आंदोलन का कौन सा क्षेत्र प्रमुख उसका नहीं रहा है, तो वो आसाम उसका क्षेत्र नहीं रहा है, बाकी बंगाल और संयुक्त प्रांत दोनों थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं, तो कौन है इसके लेखक, इसके लेखक हैं B.S. नायपॉल। ठीक है, B.S. नायपॉल इसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें सूची दी गई है और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो ठीक है मिलाते हैं। 29 का इसका राइट आंसर सी है, तो इस तरह से इसे मिलाएंगे कि ए का चौथा है सूरत की संधि 1775 में हुई थी, और बी का तीसरा दिया हुआ है यानी पूना की संधि 1817 में हुई, और जो सी का पहला है तो पुरंदर की संधि 1665 में हुई, और देवगांव की संधि जो हुई थी वो हुई थी 1803 में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30, तो निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है हमको गुप्त काल के बारे में, तो मृच्छकटकम से जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 31 है कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था, तो खारवेल जो थे वो सिख, 31 का इसमें बी दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है इसमें। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म के अनुयायी थे, वो थे जैन धर्म के अनुयायी। ठीक है, और भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो भीतरी स्तंभ अभिलेख ये संबंधित है स्कंदगुप्त से। और दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है। दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है, तो वो निर्मित है पल्लव शासकों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 है सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेड्रोकोट्स था। चंद्रगुप्त के विषय में ये किसने लिखा है, तो ये किसने लिखा है बताना है हमको, तो ये लिखा है 34 का आंसर है बी, एरियन ने लिखा है ये चंद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, 34 का ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में, जो मानव है उसके मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है ध्वनि का, तो ये रहता है 1/10 सेकंड तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस जो है अंग के द्वारा किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का है डी, आइरिस के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं, तो रक्त की अशुद्धियाँ जो छनती हैं वो वृक्क के द्वारा छनती हैं, किडनी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 है रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है,
तो रक्त का कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है ये बताना है। 55 to 60% भाग प्लाज्मा होता है रक्त का। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? ये है फ्लोरिजीन। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। तो 40 में इंद्रधनुष किसके कारण होता है ये बताना है। तो ये परावर्तन या अपवर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 40 का डी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो कार्यकारी आकर्षण बल है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है संसंजक बल। क्या कहा जाता है? संसंजक बल। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 42 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो किसी अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है अभिकारक। नेक्स्ट है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो क्षारक को जब हम जल में घोलते हैं तो हमको प्राप्त होता है OH नेगेटिव आयन। ठीक है। और नींबू के रस का pH मान कितना होता है ये बताना है। ये होता है 2.2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 कि बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? जो बादल और वायुमंडल का तैरना ये होता है, ऑप्शन डी इसका सही होगा, श्यानता के कारण। नेक्स्ट 46 है कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? छाया में पनपने वाले पौधे को सियोफाइट्स कहा जाता है। 46 का ऑप्शन बी सही होगा। 47 है, मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? तो जो मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है ये किन दो देशों के बीच में है? तो ये है रूस और फिनलैंड के बीच, यानी 47 का ए सही होगा। मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रूस और फिनलैंड के मध्य है। क्वेश्चन नंबर 48 है, जैव विविधता दिवस ये कब मनाया जाता है? ये हमने बताया था 22 मई को मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। क्वेश्चन नंबर 49 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ये इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2007 में। और भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? तो मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है वो है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब देखेंगे स्मरणीय तथ्य। तो ये है हमारे बौद्ध धर्म के बारे में। पहले बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? वो थे गौतम बुद्ध। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हुई। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ और इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पे प्राप्त हुआ था? फल्गु नदी के किनारे। तो यहाँ पे बुद्ध से संबंधित अन्य चीज़ें देखेंगे कि बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश क्रमशः सारनाथ में पहला दिया और सर्वाधिक कहाँ दिए? वो दिए श्रावस्ती में। बुद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, आत्मा को नहीं मानते हैं, और जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। और बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु कितनी थी? तो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु जो थी वो 55 वर्ष थी, 15 वर्ष। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न प्राप्त घोषित किया था। और सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज किसने कहा था? सर एडविन अर्नाल्ड ने। अब इसमें दिया हुआ सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल। तो प्रथम संगति जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई थी। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। अजातशत्रु के शासनकाल में ये हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में हुई थी और साबकामी इसके अध्यक्ष थे। कालाशोक के शासनकाल में ये हुई थी। तृतीय संगति 250 ईसा पूर्व में हुई, पाटलिपुत्र में। मोगलीपुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे और अशोक इसके शासनकाल में हुई थी, अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट है चतुर्थ संगति 98 ईस्वी में हुई, कुंडलवन में हुई और वासुमित्र इसके अध्यक्ष थे। शासनकाल किसका था? कनिष्क का। तो हम इसे इजीली याद करेंगे। देखो कैसे याद करते हैं, इसकी ट्रिक ऐसे याद रखो। देखो 483, 383, 285, लगभग 100 का अंतर है। ये तो ईयर तो याद ही रहते हैं। ठीक है, 483, 383, 285 ईसा पूर्व और 98 ईस्वी में। इसका स्थान याद रखना है। देखो RVPK। ठीक है, तो ये ट्रिक सेट कर लो, RVPK। तो याद रहेगा स्थान राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, RVPK। नेक्स्ट अध्यक्ष इसके देखेंगे MS और MB। ठीक है, तो MS MB अगर याद कर लोगे तो इसके अध्यक्ष याद हो जाएंगे, यानी RVPK, MS MB और AK। शासनकाल क्या है? AK।
तो ये भी ए से है, फिर ए के से है, फिर ए से है, फिर के से है कनिष्क। तो ये याद कैसे रखेंगे? तो ए फॉर अजातशत्रु, पहले बड़ा नाम आएगा अजातशत्रु, फिर अशोक आएगा। तो ए फॉर अजातशत्रु, के फॉर कालाशोक, फिर छोटे वाले ए आएगा ए फॉर अशोक, और फिर छोटा वाला के फॉर कनिष्क। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, और ये जैन धर्म के 22वें और 23वें तीर्थंकर कौन थे? वो अरिष्टनेमी थे जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर, और 23वें थे पार्श्वनाथ। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 में ईसा पूर्व में, और कुंडगिराम वैशाली में इनका जन्म हुआ। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई, पावापुरी नालंदा में। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा था तथा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया, और महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। ठीक है, ये पुनर्जन्म में ये भी विश्वास रखते थे, महात्मा बुद्ध भी रखते थे, और वो आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे। और ये कहना है कि कर्मवाद में भी विश्वास रखते थे। शादवाद और एकांतवाद संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित है। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा थी। और महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? वो थे उनके दामाद जामिल। जैन संगीतियाँ देखो कब कब हुई हैं वो देखनी है। तो प्रथम जैन संगीति हुई थी वो तो हुई थी 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और द्वितीय जो जैन संगीति हुई थी वो हुई थी 500 ईस्वी में वल्लभी में, अध्यक्ष थे क्षमा श्रमण। तो जो पहली जैन संगीति हुई वो कब हुई? 300 ईसा पूर्व में, और दूसरी जो हुई वो हुई 512 ईसा पूर्व में। ठीक है, लगभग 200 साल बाद। और 200 कैसे, 300 ईसा पूर्व में हुई है, यानी 300 तो ये पीछे आएगा, और 500 ये, लगभग 800 साल बाद ये दूसरी जैन संगीति हुई। और स्थल है पाटलिपुत्र फर्स्ट का, और फर्स्ट के अध्यक्ष हैं स्थूलभद्र, और द्वितीय जो जैन संगीति है उसके अध्यक्ष हैं क्षमा श्रवण। तो ये हमारे टेस्ट हमने 3 और 4 कंप्लीट कर लिए हैं सेट। इसमें हमने आज 100 क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट हम कल देखेंगे सेट 5 और सेट 6। तो इस तरह से हम धीरे धीरे सारे जितने भी सेट हैं ये 100 सेट ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये दिए हुए हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।